बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोटेशियम शिफ्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज़ के लिहाज से, तो आपने ये नोट डाउन कर लेना है। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल्स क्या हैं? पोटेशियम के पैकेट हैं। यानी वो सेल्स के अंदर जो पोटेशियम है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉर एग्जांपल ये क्या है, हमारा सेल है, इसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम ज़्यादा होगा इनसाइड पे, ठीक है, और आउटसाइड पे क्या होगा, सोडियम ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सेल के अंदर सोडियम नहीं प्रेजेंट, सेल के अंदर भी सोडियम प्रेजेंट है, लेकिन लो कम मिकदार में है, ठीक है। और पोटेशियम आउटसाइड भी प्रेजेंट होता है, लेकिन कम मिकदार में होता है एज़ कम्पेयर टू सोडियम। तो ये चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं तो हमने याद रखनी है, ठीक है। जो हमारा सेल होता है वो क्या है, पैकेट है किसका, पोटेशियम का। ये बात आपने याद रख लेनी है। अब हम इस पोटेशियम शिफ्ट के अंदर दो केस स्टडी करते हैं। सबसे पहले कि हमारा हाइपोकलीमिया। हाइपोक्लीमिया क्या होता है? हाइपोक्लीमिया होता है कि हमारे ब्लड के अंदर से, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से पोटेशियम क्या करे, मूव करके चला जाए सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये क्या है, कैपिलरी, ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम। अब ये पोटेशियम जब मूव करके सेल के अंदर जाएगा तो हम उसे कहेंगे हाइपोक्लीमिया, ठीक है। और दूसरी चीज़ है हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया की क्या होता है कि जो हमारा सेल है इसके अंदर से पोटेशियम मूव करके चला जाए हमारी वेसल्स के अंदर, तो उसे हम कहते हैं हाइपरक्लीमिया। यानी इसे हम कहेंगे शिफ्ट इनटू सेल, और ये होगा हाइपरक्लीमिया शिफ्ट इनटू ब्लड, ठीक है। अब हम इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट केसेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हाइपो ओस्मोलैरिटी। ओस्मोलैरिटी, हाइपो ओस्मोलैरिटी, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर से सोडियम की जो अमाउंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, ब्लड से क्या करेंगे, पोटेशियम मूव करके किधर जाएंगे, हमारे सेल के अंदर। तो क्या होगा, जब हमारी सोडियम की मिकदार ब्लड के अंदर कम होगी तो क्या होगा, उस पर्सन को क्या हो जाएगा, हाइपोकलीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये था इसका फर्स्ट केस। यानी ब्लड के अंदर से क्या हुआ है, पोटेशियम मूव कर किधर आ गया, सेल के अंदर, किधर से, हमारे ब्लड में से, ठीक है। इसे हम कहेंगे हाइपोस्मोलैरिटी होगी उस पेशेंट को। दूसरी चीज़ अल्कलोसिस। अल्कलोसिस के बारे में पीछे हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा। इसके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन होती है। और आपको पता है हाइड्रोजन हमारा क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हमारा एसिडिक है। और एसिडिक होने की वजह से क्या हो जाती है, पर्सन की जो पीएच होती है, जब सिक्रीशन होगी तो पर्सन की पीएच क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी, ठीक है। यानी हमारी जो ब्लड की पीएच होगी बेसिकली वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अल्कलोसिस। और जब ब्लड की पीएच बेस होगी तो क्या होगा, हमारा पोटेशियम मूव करेगा किधर, सेल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, अल्कलोसिस होगी पर्सन को। तीसरी चीज़, तीसरा फैक्टर क्या है, इंसुलिन। अब अगर पर्सन के अंदर क्या हो जाए, इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, तो मैंने एक रिसेप्टर आपको पढ़ाया था, सोडियम पोटेशियम एटीपेज रिसेप्टर, ठीक है, ट्रांसपोर्टर था। इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। यानी इंसुलिन क्या हो जाए, पर्सन के अंदर ज़्यादा हो जाए तो इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। हम डायग्राम में देखते हैं, ये क्या है, हमारा सेल है फॉर एग्जांपल। अब सेल के अंदर क्या है, पोटेशियम प्रेजेंट है और आउटसाइड पे क्या है, सोडियम प्रेजेंट है। यहाँ पे ये क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। अगर क्या हो, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए तो पोटेशियम ज़्यादा अंदर आएगा और सोडियम ज़्यादा बाहर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया, जब पोटेशियम ज़्यादा ब्लड से अंदर आने लग जाए तो हम क्या कहते हैं, हाइपरक्लीमिया हो गया, हाइपोक्लीमिया हो गया, हाइपोक्लीमिया हो गया, ठीक है। यानी क्या कर देगी, पोटेशियम की जो शिफ्ट होगी, पोटेशियम की शिफ्ट होगी किसके अंदर, इनटू सेल के अंदर, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोक्लीमिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चौथा फैक्टर क्या है इसका, बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स। बीटा एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप ये ड्रग्स किसे दें, पेशेंट को दें, तो ये ड्रग्स क्या करती हैं, अगेन इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, ज़्यादा कर देती हैं। अब जब इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो पीछे मैंने आपको पढ़ाया क्या होगा, हमें हाइपोक्लीमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोक्लीमिया हो जाएगा। ये इसके चार केसेस हैं। अब इनको आप याद कैसे करेंगे, ठीक है, इन चार केसेस को, तो उसके लिए एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है, नहीं भाई, ठीक है। अगर आप ये निमोनिक याद रख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। एन से क्या है, सोडियम कम हुआ, जिसको हमने कहा हाइपर ओस्मोलैरिटी। एच से क्या हुआ, हाइड्रोजन की सिक्रीशन हुई, ठीक है, हाइड्रोजन की सिक्रीशन हुई तो क्या होगी, अल्कलोसिस होगी। आई से क्या है, इंसुलिन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो जिससे क्या हुआ, हमारे इसके ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी ज़्यादा होगी।
बी से क्या है, बीटा एड्रेनर्जिक ड्रग्स, जिससे क्या हुआ, ज़्यादा हुआ क्या, ये रिसेप्टर की एक्टिविटी। तो ये क्या था, हमारा एक इम्पोर्टेंट निमोनिक था। क्या है, नहीं भाई, नहीं भाई, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, निमोनिक से आपको इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, ये तो हमने केस स्टडी किया है हाइपोक्लीमिया का। अब हम देखते हैं हाइपरक्लीमिया। हाइपरक्लीमिया के अंदर क्या है, हमारे सेल के अंदर से पोटेशियम मूव करता है हमारी वेसल्स के अंदर, यानी शिफ्टिंग इनटू ब्लड होगी। ठीक है, इसका भी निमोनिक है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहला फैक्टर क्या है किसका, हाइपरक्लीमिया का। ये बात आपने याद रखनी है, मिक्स नहीं कर देना। तो हम देखेंगे सबसे पहले डिजिटैलिस, या आप कह सकते हैं डायजॉक्सिन ड्रग्स। डायजॉक्सिन ड्रग्स ये क्या करती हैं, अगर आप ये दे दें किसी पेशेंट को, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ये क्या है, सेल है, जहाँ पे वो रिसेप्टर था। ठीक है, कौन सा, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज का। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करेंगी, ब्लॉक कर देंगे। अब जब ब्लॉक कर देंगी तो पोटेशियम इनसाइड मूव नहीं कर पाएगा और सोडियम बाहर मूव नहीं कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमें हाइपरक्लीमिया हो जाएगा। हाइपरक्लीमिया हो जाएगा, यानी जो हमारा पोटेशियम है वो स्टे करेगा किसके अंदर, वेसल्स के अंदर ही स्टे करेगा, क्योंकि वो तो इनसाइड आ ही नहीं रहा। तो क्या होगा, वो वेसल्स के अंदर ही स्टे करने लग जाएगा। और हमने पढ़ा था कि हमारे ब्लड के अंदर अगर क्या हो जाए, पोटेशियम ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाता है, हाइपरक्लीमिया हो जाता है। ठीक है, ये था फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड, हाइपर ओस्मोलैरिटी। ऊपर मैंने आपको पढ़ाया है हाइपो, हाइपो यहाँ पे क्या है, हाइपर। ठीक है, तो इसके अंदर ऊपर हमने पढ़ा था सोडियम का लेवल कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगी, हमें हाइपर क्लीमिया हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ऊपर भी बता देता हूँ। ये यहाँ पे हमने पढ़ा है हाइपो, सोडियम का लेवल कम होता है ब्लड के अंदर, लेकिन अभी हमने क्या पढ़ा है, हाइपर, हाइपर ऑस्मोलैरिटी, सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तीसरा फैक्टर, लाइसिस ऑफ सेल। लाइसिस से आप समझ गए होंगे किसकी, ब्रेक डाउन की हम बात कर रहे हैं। अब जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग किधर जाते हैं, जिम जाते हैं, उन्हें पता होगा कि उनके जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, यानी सेल्स की क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। इसको हम क्या करते हैं, ये एडिशनल आपको बता रहा हूँ, इसे हम कहते हैं रेप्टोमायोलाइसिस। जब रेप्टोमायोलाइसिस होगी किसकी, स्केलेटल मसल्स की, तो क्या होगा, हमारा पोटेशियम स्टे करेगा। वो मतलब सेल्स के अंदर, सेल्स तो टूट जाएंगे तो पोटेशियम क्या होगा, अब्जॉर्ब हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, उसकी इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, पेशेंट को हाइपरक्लीमिया हो जाएगा, यानी उसके सेल्स ज़्यादा टूटने लग जाए तो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उससे हाइपरक्लीमिया हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि वाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करते हुए वाई ड्यूरिंग एक्सरसाइज हाइपरक्लीमिया अकर्स, हाइपरक्लीमिया अकर्स, यानी एक्सरसाइज करते हुए हाइपरक्लीमिया क्यों हो जाता है। तो उसकी रीज़न यही है कि जब स्केलेटल मसल्स की ब्रेक डाउन होती है, तो ब्रेक डाउन होते हुए क्या हो जाता है, पोटेशियम अब्जॉर्ब होने लगता है हमारे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, हाइपरक्लीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर क्या है। नेक्स्ट है एसिडोसिस। ठीक है, ये मैंने आपको ऊपर भी पढ़ाया अल्कलोसिस, तो उसका क्या अल्टरनेटिव एसिडोसिस है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाती है, हाइपरक्लीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीटा ब्लॉकर्स। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था बीटा एड्रेनर्जिक, इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, बीटा ब्लॉकर से ड्रग्स। अब अगर आप पेशेंट को बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे तो क्या होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसपोर्टर, उसकी क्या हो जाएगी, ब्लॉकिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपर कलीमिया हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बातें, बस उनके अल्टरनेटिव आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड लास्ट है ये कि अगर इंसुलिन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए। पीछे मैंने आपको पढ़ाया था इंसुलिन का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन जहाँ पे हम देख रहे हैं इंसुलिन का लेवल अगर कम हो जाए तो भी क्या हो जाती है, हमें हाइपर कलीमिया हो जाता है। मैं ऊपर आपको दिखा देता हूँ। ये हमने पढ़ा, जब इंसुलिन का लेवल इंक्रीज होता है तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल कम हो जाए तो इसकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी, यानी ये सोडियम और पोटेशियम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये कम होगी तो पोटेशियम किधर करेगा, स्टे करेगा ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर स्टे करेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर क्लीमिया हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वन फैक्टर देखते हैं। लास्ट वाला फैक्टर क्या है, सक्सिनाइल कोलिन। अच्छा, यहाँ पर एक एमसीक्यू आता है, वो क्या आता है, एमसीक्यू आप इसको मेंशन कर लें कि अगर पर्सन के अंदर इंसुलिन कम हो तो हाइपोक्लीमिया होगा, हाइपो होगा या हाइपर होगा। तो आपने बताना है कि अगर इंसुलिन कम हो तो हाइपर होता है, अगर इंसुलिन ज़्यादा हो तो हाइपो होता है। कम होगा तो हाइपर, ज़्यादा होगा तो हाइपो। ये एमसीक्यू है, ये आपने याद रख लेना है। अच्छा, सक्सिनाइल कोलिन को देखते हैं। सक्सिनाइल कोलिन की कोलिन क्या है कि ये क्या है, आपके दो न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, ये क्या है, दो न्यूरॉन्स हैं, इनके सेंटर में ये क्या होते हैं, साइनेप्सिस होते हैं।
साइनेप्सिस, ठीक है। न्यूरॉन्स के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NEURONS, ये क्या है, न्यूरॉन्स हैं। अब यहाँ पर यहाँ क्या आ रही होती है, नर्व इम्पल्सिस आ रही होती हैं, ठीक है। ये क्या है, नर्व इम्पल्सिस। अब क्या होता है कि सक्सिनाइलकोलाइन किधर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जंक्शन के ऊपर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मैं लिख देता हूँ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस जंक्शन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सक्सिनाइलकोलिन प्रेजेंट होती है, जो कि क्या कॉज करवाती है, डीपोलराइजेशन कॉज करवाती है, डीपोलराइजेशन, ठीक है। ये आप CVS में भी दफ़ा पढ़ेंगे, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन क्या होती है कि जो आपका सोडियम होता है वो ज़्यादा मूव करता है इनसाइड, और जो आपका पोटेशियम होता है वो ज़्यादा बाहर आता है, आउट और इन, ठीक है। तो क्या हो जाता है, जब ये सक्सिनाइल क्लोरीन डीपोलराइजेशन करती है तो क्या हो जाती है, सक्सिनाइल का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या कॉज होती है, हाइपर कलीमिया कॉज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है कि सक्सिनाइल क्लोरीन का मेजर जो रोल है वो क्या है, डीपोलराइजेशन करना। डीपोलराइजेशन करते हुए सक्सिनाइल क्लोरीन क्या हो जाती है, क्लोराइन इंक्रीज़ हो जाती है। जब सक्सिनाइल क्लोरीन इंक्रीज़ होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपर कलीमिया हो जाएगा। एक एडिशनल चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब सक्सिनाइल कोलिन क्या हो, इंक्रीज़ हो, तो जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, मसल ट्रॉमा हो जाता है। मसल का क्या हो जाता है, ट्रॉमा हो जाता है, ठीक है। हाइपरक्लीमिया तो हो रहा है, लेकिन अगर वो ज़्यादा हो जाए तो क्या हो जाता है, पर्सन के अंदर मसल ट्रॉमा भी हो जाता है। तो ये भी चीज़ आपने याद रख लेनी है। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हेन सक्सिनाइल क्लोरीन इज इंक्रीज व्हाट विल हैपन, या तो हाइपरक्लीमिया होगा या क्या होगा, मसल ट्रॉमा होगा। तो बुक में देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अभी हमने पढ़ा पोटेशियम शिफ्ट, ठीक है। ये क्या था, हाइपोक्लीमिया का टेबल, और ये क्या है, हाइपरक्लीमिया का टेबल है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपने निमोनिक याद रखना है, नहीं भाई, ठीक है। नहीं से क्या होता है, सोडियम का लेवल कम होगा तो हाइपोस्मोलैरिटी, हाइड्रोजन की सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस, बीटा हाइड्रोजेनिक होगा तो क्या होगा, इसकी रिएक्शन ज़्यादा हो जाएगा, यानी अगर ये इंक्रीज़ हो तो इंसुलिन भी इंक्रीज़ हो तो इसका ATP ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगी, हमें हाइपरक्लीमिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये निमोनिक आपने याद रखना है, नहीं भाई का। फिर हाइपरक्लीमिया के अंदर एक निमोनिक है, डोला, सिंधी और सराइकी का लफ्ज़ है डोला, ठीक है। डी से क्या है, डाइजॉक्सिन, यानी जो ब्लॉक करती है इसको। हाइपर ओस्मोलैरिटी, ओ से हाइपर ओस्मोलैरिटी, यहाँ पे हमने पढ़ा था हाइपर हाइपो, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे हाइपर, ठीक है। एल से आ जाएगी लाइसिस ऑफ सेल, लाइसिस ऑफ सेल का मैंने आपको बता दिया। ये जो लफ्ज़ था रेहेप्टोमायोलाइसिस, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ए से आ जाता है एसिडोसिस, यहाँ पे हमने एल्कलोसिस का पढ़ा, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, एसिडोसिस का, ठीक है। अब बी से बीटा ब्लॉकर्स आ जाएंगे, यहाँ पे हमने बीटा एड्रीजेनिक्स पढ़े हैं, तो ये क्या हमारे बीटा ब्लॉकर्स हैं, ठीक हो गया। अब साथ हमने क्या पढ़ा, इंसुलिन की डेफिशिएंसी को, यहाँ पे इंसुलिन इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे इंसुलिन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, और यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है। फिर एट द एंड हमने एस से क्या पढ़ लिया, सक्सिनाइल कोलिन, ठीक है। ये निमोनिक आपने याद रखना है, ये क्या है, डोला सराइकी का एक वर्ड है, ठीक है। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर हाइपर ओस्मोलैरिटी होगी तो क्या होगा, हाइपरक्लीमिया होगा, अगर हाइपो ओस्मोलैरिटी होगी तो क्या होगा, हाइपोक्लीमिया होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पोटेशियम शिफ्ट्स, ठीक हो गया। अब ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, हार्मोन्स एक्टिंग ऑन किडनी, ठीक है। मैंने आपको कल पढ़ाया था ये किडनी हार्मोन्स का फंक्शन, तो सेम यही है, बहुत ही इजी है। सबसे पहले आ जाता है आर्ट्रियल नाइट्रोसिस पेप्टाइड, ये क्या है, ANP और BNP, मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है, अगर आपको याद हो। ANP क्या था, एट्रिया का प्रेशर था, और BNP क्या था, वेंट्रिकल्स का। तो ये भी वही लिखा हुआ है कि सिक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू आर्ट्रियल प्रेशर। ये ANP तब सिक्रेट होती है जब आर्ट्रियल के ऊपर प्रेशर आता है, ठीक है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स क्या करती हैं, डायलेट कर देती हैं। आपको मैंने बताया था कि जो ANP और BNP हैं, ये दोनों वाहिद हैं कि जो इनहिबिट करती हैं किसी रास सिस्टम को, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जब डायलेशन होगी GFR ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम की फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी पेशेंट का क्या हो, BP ज़्यादा हुआ है, ठीक है, तो आपने उसको याद दिया, नॉर्मल सलाइन लगाई है, नॉर्मल सलाइन लगाई है, तो क्या कर दिया आपने, गलत लगा दिया, तो जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, ब्लड के अंदर जो वॉल्यूम था वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, उसकी अगर GFR ज़्यादा हुई है तो सोडियम की फिल्ट्रेशन ज़्यादा होने लगी है, तो यानी सोडियम क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जब सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम की लॉस एंड वॉल्यूम लॉस होगा, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ से देख लेनी है, कंपनसेटरी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन डिस्टल नेफ्रॉन, नेट इफेक्ट क्या होगा, सोडियम का लॉस होगा और वॉल्यूम लॉस होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम हमारा ज़्यादा हुआ था वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। दूसरी चीज़ एंजियोटेंसिन 2, इसके बारे में तो आपने बहुत ही ज़्यादा पढ़ा है, ठीक है, रास सिस्टम के अंदर। ये क्या करता है, सेंथाइज करता है रिस्पॉन्स टू BP को। मैंने आप बताया था जो हमारे JG सेल्स हैं वो क्या कर लेते हैं, BP को क्या कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारी ई फ्रंट यहाँ पे होती है, ई फ्रंट क्या कर देती है, कॉन्स्टिट्यूट कर लेती है, जिसकी वजह से GFR ज़्यादा हो जाती है और फिल्ट्रेशन भी हमारी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हमारा RPF क्या होता है, कम हो जाता है,
ठीक है, लो हो जाता है। तो क्या हो जाता है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर इधर क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसका सिर्फ आप अगर इतना भी याद रख लेना एंजियोटेंसिन 2 का, तो ये क्या होगी, इनफ होगी। अब इसके नेट इफेक्ट्स को उसने बारे में बताया हुआ है। प्रिजर्वेशन होती है इसकी, फिल्ट्रेशन की, लो वॉल्यूम स्टेट स्टिमुलेट कर देता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को। ठीक है, ये सारा आपने पीछे पढ़ा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। एंजियोटेंसिन 2 को बना कौन रहा होता है, रा सिस्टम बना रहा होता है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच, मैंने आपको ये भी पीछे पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स टू, जब प्लाज्मा हमारा कम हुआ होता है तो क्या हो जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक हो गया। इसको हम देखते हैं नोट्स के अंदर। ये चीज़ आपको ऐसे समझ नहीं आने लगी, हम क्या करते हैं नोट्स के अंदर पढ़ते हैं इसको। एल्डोस्टेरोन को और एडीएच को हम नोट्स के अंदर देखते हैं ताकि ईजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। मैंने आपको बताया कि हम पीटीएच को स्टडी करते हैं नोट्स के ऊपर। तो सबसे पहले पीटीएच का था हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। अब पैराथायरॉयड हार्मोन को हमने किधर पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसको पीसीटी सेल के अंदर। ठीक है, अगर आपको याद हो, नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी, उसके अंदर हमने पीसीटी सेल के अंदर पैराथायरॉयड हार्मोन को पढ़ा था। अब ये क्या करता है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ कब होता है, ये रिलीज़ होता है जब हमारी फॉस्फेट ज़्यादा हो जाए, कैल्शियम की कमी हो, या विटामिन D3 है जो विटामिन डी वो कम हो, तो क्या होता है, पीटीएच रिलीज़ हो जाता है। अगर आपको याद हो तो पीटीएच क्या कर रहा था, विटामिन डी थ्री को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था, यानी इनएक्टिव को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवा रहा था। किसके थ्रू कन्वर्ट करवा रहा था, 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी है ये वाला स्टेप। ठीक है, तो ये बात हम याद नहीं है। पीटीएच किधर प्रेजेंट होते हैं, पीसीटी सेल्स के अंदर। पीसीटी सेल्स क्या स्क्रीट करते हैं किसे, इस 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज पर, जिससे क्या हमारा इनएक्टिव विटामिन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव विटामिन D3 के अंदर। दूसरा, ये जो 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज है, ये एक्टिव तो करवा रहा है विटामिन को, साथ ही और काम कर रहा है बोन्स के अंदर क्या होती है, रिट्राडेशन हो जाती है। तो क्या होता है, ये जब रिट्राडेशन होती है तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट को इंक्रीज़ करवाता है। मैंने आपको पढ़ाया हमारी बोन्स कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। तो ये 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज का होता है, जब बोन्स की रिट्राडेशन होती है तो ये कैल्शियम और फॉस्फेट को इंक्रीज़ करवा देता है। ठीक है, ये इसका पहला फंक्शन, ये इसका दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन क्या है कि किडनी के अंदर कैल्शियम की जो रीअब्जॉर्प्शन उसे क्या करवा देता है, इंक्रीज़ करवाता है, लेकिन फॉस्फेट की क्या करवा देता है, डिक्रीज़ करवा देता है। ये इसकी चीज़ है, ये हम याद रखना है कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को क्या करवा रहा है, इंक्रीज़ करवा रहा है, लेकिन किडनी के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज़ करवा रहा है, फॉस्फेट को डिक्रीज़ करवा रहा है, कम करवा रहा है। ठीक है, ये था पीटीएच। दूसरा मैंने आपको बताया था, हम स्टडी करेंगे नोट्स के अंदर एल्डोस्टेरोन को। अब ये मैंने आपको निमोनिक बताया था, ए से ऐड की अब्जॉर्प्शन, ई से सिक्रीशन। अब अब्जॉर्प्शन किसकी हो रही थी, सोडियम और वाटर की क्या हो रही थी, अब्जॉर्प्शन हो रही थी। सिक्रीशन किसकी हो रही थी, पोटेशियम और हाइड्रोजन की सिक्रीशन हो रही थी। अब हाइड्रोजन की जब सिक्रीशन होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगी। ठीक है, अब जब पोटेशियम की क्या होगी, सिक्रीशन होगी, तो क्या होगा, हाइपरक्लीमिया होगा। और हाइपरक्लीमिया को मैंने अभी आपको पढ़ाया क्या होता है, हाइपरक्लीमिया के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हु सिक्रीट्स एल्डो को कौन सिक्रीट करता है। तो आपने याद रखना है कि जो हाइपरक्लीमिया है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है किसे, एल्डोस्टेरोन को। ये बात आपने याद रख लेनी है। अब तीसरी चीज़ मैंने आपको कहा था, हम पढ़ेंगे एडीएच के बारे में। ठीक है, एडीएच। अब एडीएच क्या करता है, ये 2 रिसेप्टर्स पे वर्क करता है, V1 और V2 पे। V2 तो हमने रिसेंटली पढ़ा कि V2 क्या करते हैं, V2 होता है हमारी किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है। किडनी में किधर प्रेजेंट होता है, हमारे प्रिंसिपल सेल के अंदर। प्रिंसिपल सेल के अंदर यानी हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल अगर आपने पढ़ी है नेफ्रॉन ट्रांसपोर्ट फिजियोलॉजी में तो आपको पता होगा V2 क्या काम करता है। तो V2 उधर क्या बनाता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर एक्वापोरिन्स बनाता है। एक्वापोरिन्स प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन क्या करती है, रीअब्जॉर्ब करती है किसे, वाटर को। ठीक है, यानी अगर वाटर की क्या हुई है, कमी हुई है, बीपी आपका लो होगा, तो ये एक्वापोरिन्स क्या कर देगी, वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी और वाटर नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, और V1 किधर प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड वेजल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर ये कॉज करवाता है, कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है। ठीक है, इसीलिए हम एडीएच को क्या कहते हैं, वेजो प्रेसर, यानी ये प्रेस करता है किससे, हमारी ब्लड वेजल्स को, इसलिए हमसे क्या कहते हैं, वेजो प्रेसर करवाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एडीएच है जो हमारी, वो रिलीज होती है ड्यू टू लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, किसके थ्रू रिलीज होती है, रास सिस्टम के थ्रू इंक्रीज होती है। रास सिस्टम भी हमने पढ़ा है, जब हमारा बीपी लो होगा तो रास क्या कर देगा, एडीएच को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, अब जब क्या हो जाए, H2O कम हो जाए तो क्या होता है, एडीएच रिलीज़ होता है।
ADH रिलीज होता है। और जब H2O कम हुआ तो हमारी जो यूरिन है वो क्या हो जाती है, कंसनट्रेट हो जाती है, कंसनट्रेशन यूरिन हो जाती है। ठीक है, तो जब कंसनट्रेशन होती है तो हम क्या कहते हैं, H2 की डेफिशिएंसी हम कहते हैं पर्सन का कलर क्या हो गया, पेल हो गया, येलो हो गया। उसका क्या रीज़न है, ड्यू टू ADH। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो ये थी हमारी हार्मोन्स, किडनी फंक्शंस। ठीक है।